हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ करियर ग्रुप। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद येट अनदर क्वेश्चन पेपर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे। और जो क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे दैट इज ऑफ 2018 पेपर नंबर 2 एनडीए फिजिक्स पार्ट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके पास 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू सी। नाउ पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि चार आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। पहले ऑप्शन कह रहा है पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और दूसरा सही एक्सप्लेनेशन है पहले का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पहला भी सही है, दूसरा भी सही, लेकिन दूसरा सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कहता है पहला सही है, दूसरा गलत है, और चौथा कहता है पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चंस आएंगे, तो चलिए लेट्स सी। कहता है द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी पे ही पिच जो है डिपेंड करती है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन सेकंड वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां से हम कहेंगे दैट बी, इंडिविजुअली बोथ आर करेक्ट, बोथ आर correct but second is not correct explanation of first। इंडिविजुअली दोनों सही है, बट जो सेकंड है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट जो सेकंड है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। बिल्कुल सही, साउंड वेव्स वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं। जो मैकेनिकल वेव्स हैं दे रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर्ड। देखिए बिल्कुल जो सेकंड जो रीजन है वो बिल्कुल वही रिपीट किया जो मैंने आपको बताया है। तो इसका आ जाएगा आपके पास ए, बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। जो इंफ्रासोनिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्स, हम सुन नहीं पाते। जो ऑडिबल होगी, जो ऑडिबल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, उसकी ये होगी। तो अल्ट्रासोनिक इज मोर देन 20 किलो हर्ट्स। द मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। वायर के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कितनी दूरी पर जो है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूंगा। ड्यू टू स्ट्रेट वायर इट इज म्यू नॉट एन आई 4 पाई आर साइन फाई 1 साइन फाई 2, ये आएगा जी। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिपेंड ऑन द करंट इन द वायर, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर। नो, आर इज नॉट द रेडियस। आर जो है वो रेडियस, अगर ये वायर है यहां पर पॉइंट है, आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर, दिस इज आर। ये वायर अगर है तो आर इसकी रेडियस नहीं है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर पूछता डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर नन ऑफ द अबव। तो किस चीज पर डिपेंड करता है? करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट पे भी डिपेंड करेगा। स्टेनलेस स्टील चैम्बर कंटेन अर्गन गैस एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। एक स्टेनलेस स्टील चैम्बर है जिसके अंदर अर्गन गैस है टी टेम्परेचर पी प्रेशर पे।
अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स जो है चैम्बर के अंदर वो कितने हैं, n है। उसके बाद कहता है कि अगर अर्गन गैस को चैम्बर में हम CO2 से रिप्लेस कर दें और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स है CO2 मॉलिक्यूल्स है वो n/2 हो जाए सेम टाइम पे, तो प्रेशर क्या होगा P डैश और P के बीच में। और कहा गया है कि बिहेव एज आइडियल गैस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी दोनों गैस। तो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि P अपॉन P डैश इज N अपॉन N/2। तो P अपॉन P डैश आ जाएगा आपके पास कितना 2, और P डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी P/2, P डैश की वैल्यू आ जाएगी P/2। अब हमें बताना है कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में। तो देखिए सबसे पहली बात, 1 नैनोमीटर जो है वो है 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो है 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁹ 10⁻⁻1 मीटर। अब ये जो है ये दिस इज नथिंग बट दिस, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻1 नैनोमीटर, और इसको थोड़ा और मैं लिख सकता हूं 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एक फैक्चुअल सवाल है, आसान सवाल है। लाइट एमिटिंग डायोड, if a free electron move through a potential difference of 1 kilovolt energy gain, देखिए कितनी एनर्जी गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19, पोटेंशियल है 1 किलोवोल्ट, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा 1.6 10⁻⁻16 जूल, 10⁻⁻16 जूल। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए जरा, दीज टू आर इन पैरेलल, तो इसका हो जाएगा R इंटू R, R प्लस R, ये हो जाएगा R²/2R, और ये आ जाएगा R/2, R/2। इन दो का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ गया R/2, R/2 और R किस में है, R/2 और R किस में है, सीरीज में है, तो ये आ जाएगा R/2 और R 3R/2। अब 3R/2 के साथ ये वाला R फिर से पैरेलल में है, 3R/2 के साथ ये वाला R फिर से पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 3R/2 इंटू R, 3R/2 प्लस R, ये आ जाएगा 3R/5, कितना 3R/5, ये आपके पास जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन इन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट। बहुत आसान सा काम है। If you want to convert from Kelvin to Celsius, Kelvin is 273.15 plus डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन है तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। देखिए जो कन्वर्जन है वो ये है, C/5 F-32/9 K-273/5, तो C इज इक्वल टू K-273, तो दिस इज C, सुटेबल वन। करेक्ट तो नहीं कहूंगा। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेज, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम को रफली बना लेना है ताकि चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहें। चलिए, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज,
then X-rays, then visible, no, UV, then visible, infrared, micro एंड रेडियो। अब देखिए सबसे पहली बात, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ई जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उसकी कम एनर्जी। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है। द एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल, यूवी फोटोन की जो एनर्जी है, यूवी लाइट की जो एनर्जी है वो विजिबल से कम होगी। अगर यूवी लाइट की एनर्जी विजिबल से कम, मतलब यूवी लाइट की जो वेवलेंथ है विजिबल से ज्यादा है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। The time period of a oscillation of a simple pendulum having length L and mass of the bob m is given at t if the length of the pendulum is increased to 4L, the mass of the bob increased। देखिए जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L, इसमें मास का कोई रोल नहीं है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4L, यानी कि जो नया टाइम पीरियड आएगा वो डबल हो जाएगा, नवा टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेन 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर, 3 insulated copper wire of 3 different colors red, green and black, red, green and black। और आपसे पूछा गया कि which one of the following is the correct code, इनमें से करेक्ट कोड क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेड वायर की, तो रेड वायर जो है दो ऑप्शन में, रेड वायर दो ऑप्शन में ए और सी में सॉरी, रेड वायर ऑप्शन ए और सी में लाइव वायर है, बी में न्यूट्रल है और डी में ग्राउंड है, डी में जो है ग्राउंड है। तो सबसे पहली बात अगर मैं रेड वायर की बात करूं तो आपके पास जो रेड वायर की बजाय आप ग्रीन वायर से भी शुरू कर सकते हैं। ग्रीन वायर बेसिकली ग्राउंड वायर है, ग्रीन वायर जो है वो ग्राउंड वायर है, तो अब दो ऑप्शन में ग्रीन वायर है, दो ऑप्शन में ग्रीन वायर है, दिस वन, दिस वन। अगर ध्यान से समझेंगे रेड जो है वो हमेशा लाइव वायर होता है, ग्रीन ग्राउंड वायर होता है और ब्लैक न्यूट्रल अर्थिंग का वायर होता है, ताकि सारा चार्ज एक्सेस चार्ज किस पे चला जाए, अर्थ पर चला जाए। द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर 3 लीनियर रेजिस्टर्स 1, 2 and 3 are given below. If R1, R2 and R3 are the resistance of these resistors, then which one of the following? Ohm's law के according, if you plot a VI graph, this is V, that is I, तो उसका जो स्लोप है वो आपको देता है रेजिस्टेंस। स्लोप यानी कि tan थीटा, थीटा वाई करंट वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल है। इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज थीटा 1, थीटा 3, थीटा 2। tan थीटा का ऐसा है जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा tan थीटा, ठीक है, 0 0 होता है, 90 इंफिनिटी होता है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R2, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R2। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे R3 और ये, तो यहां पे 3 कर लो, यहां पे 2 कर लो, दिस इज द सुटेबल वन, दैट इज द सुटेबल वन। R1 सबसे कम है, फिर R3, फिर R2, दिस इज द सुटेबल वन। नेक्स्ट चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप, बोथ आई लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस, ये बिल्कुल सही है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ
ये भी ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस, नो 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 नो, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए जो टेलीस्कोप है, जो आपके पास, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 + d/fe। और मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का क्या होता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट, 1 + d/fe। अब देखिए कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, और ये कह रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप ये बात रखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 and 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 and 3। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, a planet has a mass m1, radius r1, the value of acceleration due to gravity on its surface is g1. There is another planet 2 whose mass and radius both are 2 times that of first planet. Which one of the following is the acceleration due to gravity on the surface of the planet 2? सबसे पहले you should know कि acceleration due to gravity किस चीज पे डिपेंड करता है, g is equal to gm upon r square, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। प्लैनेट ए का मास m1 है, रेडियस r1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 इज gm1 r1 स्क्वायर, gm1 r1 स्क्वायर। उसके बाद अगर हम दूसरे प्लैनेट के देखें, प्लैनेट 2 जिसका मास और रेडियस 2 गुना है पहले प्लैनेट से, तो मास भी 2 गुना है और रेडियस भी 2 गुना है। अगर मैं g2 को लिखूंगा तो g2 मेरे पास आ जाएगा g इंटू 2m अपॉन 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। बट क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, एक 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, एक 2 एज इट इज रह जाएगा। जब आप g1 अपॉन g2 को कैलकुलेट करेंगे, 1/2 आएगा आपके पास, 1/2। अब यहां से अगर आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट 2, तो सुटेबल 1 यही बचेगा। आना तो 1, नो 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 नो, रूट नहीं आएगा इसमें, माय मिस्टेक, रूट नहीं आएगा इसमें। ये मैं थोड़ा गलत आपको बता दें, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें रूट नहीं आएगा। यस, तो दिस विल बी 1/2। g की जो वैल्यू है वो आएगी g1/2। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर की होती है, याद रखेंगे आप हमेशा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ बहुत छोटी चीज है, एक्सरे की तो बहुत छोटी है, तो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 2। इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब 8 से 12 सेकंड, ये देखो, ये वाला पोर्शन देखो, 8 से 12 सेकंड, ये वाला पोर्शन 8 से 12 सेकंड के बीच स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप एंगल चेक करोगे, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है 10 थीटा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर सिर्फ एक ही है, वही करेक्ट आंसर है, नेगेटिव। अगर हाँ एक से ज्यादा होते फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, बट नेगेटिव क्योंकि एक ही है तो वही करेक्ट आंसर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर। 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कन्वेक्स की, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए, तो पावर आती है आपके पास 1 फोकल लेंथ, 1/50। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100, तो कितना आ जाएगा, +2.0 डायोप्टर, +2.0 डायोप्टर, ए ऑप्शन। A ball is released from rest and rolls down an inclined plane as shown in the following figure, require 4 seconds to cover a distance of this। बॉल को
यहां से और यहां तक आने में इट विल टेक 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। अगर आप बॉल को, मैं यहां पे अगर बॉल की मैं बात करूं, एक ऐसे है ये, अकॉर्डिंग टू दिस, बट इवेंचुअली इसको भी हटाओ, इसको सारे को ही हटाओ। बॉल यहां पर अगर है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ये, बट वेट एक्ट करेगा ऐसे, तो ये थीटा है तो दिस विल बी जी साइन थीटा, और बॉल आ रही है नीचे की तरफ, बॉल जो है नीचे की तरफ आ रही, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यूटी हाफ जी साइन थीटा, जी की जगह आप उसका फैक्टर यूज करोगे टी स्क्वायर, कितना है डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो अब यहां से आप u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u आपके पास रेस्ट से है तो 1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा, t इज हाउ मच, 4 का स्क्वायर 16/2, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से साइन इनवर्स 1/80, साइन इनवर्स 1/80, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करना था। द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल इज दिस, व्हाट इज द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। याद रखिए अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा है 1:2:3, गामा विल बी 3 अल्फा, 3 इंटू 1.6 10 की पावर -5, 4.8 10 की पावर -5, कौन सा, डी ऑप्शन 4.8 10 की पावर -5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लेन मिरर, फोकल लेंथ इज 0, गलत है। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर स्लाइटली लेस देन, गलत है। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली। बहुत ही आसान सवाल, 4 नंबर में इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना सीखिए, फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन मिनिमम एफर्ट। An object is placed in front of convex mirror, which one of the following statement is correct, it will never form an inverted image, galat। The image move toward the focus when object move toward the mirror, okay। Depending on the position of the object with respect to the mirror, the image can be inverted and real, real or inverted, गलत, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। A circular coil of radius r having n number of turns carry a steady current of this, the magnetic induction at the center of the coil is this, if the number of turn is doubled and the radius is half, what will be the। सर्कुलर कोइल के लिए सबसे पहली बात, सर्कुलर कोइल के लिए b की वैल्यू होती है μ0I/2r, nb होगा θ/2π, थीटा 2π है तो ये पूरा फैक्टर 1 हो जाता है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/r। उसने क्या कहा, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो भाई b डैश की वैल्यू हो जाएगी 2n/r/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 4n/r यानी कि 4b। पहले b कितना था 0.1, अब कितना हो जाएगा 0.4। So that's all in this video. I hope questions will get clear to you. For more such videos, do subscribe the channel, hit the share button. Till then, keep studying, keep working hard. This is Abhishek signing off. Thank you so much. Jai Hind.